G20 सडनली विश्व की राजनीति में और विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? ये एक प्रश्न हमारी यंग छात्रा ने पूछा। छात्रा मैं साथी कहूँगा, वो बड़ी इंटेलिजेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे और उस छात्रा से विशेषकर कि G20 बेसिकली इसका एवोल्यूशन होने में टाइम लगा। जैसे किसी भी चीज़ को आने में टाइम लगता है। इनिशियली G7, G6 जो संस्था थी, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की, जो कि इकोनॉमिकली बड़े पावरफुल थे, मिलिट्री से भी थे, पर इकोनॉमिक माइट पर ये मेन फोकस था। फिर G7 था, और फिर बाद में ये G8 बन गया रशिया को जोड़ करके। पर बाद में रशिया से फिर मनमुटाव हुए, फिर G7 हो गया। तो इनिशियली जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 7 और 8 इकोनॉमीज थी, वो कोऑर्डिनेट करके कलेक्टिव वे से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी। कारण ये था कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली थी, वहाँ पर अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी या पिछड़ी कंट्रीज़ थी, वो भी यूनाइट हो रही थी। उन्होंने G7 बना लिया था और इस तरह की संस्थाएं बना ली थी, और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांगी उठा ली थी कि हमें जो ये टर्म ऑफ ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पर है, जो कि मशीनों के तैयार माल को महंगा करता है और जो गरीब देशों के कच्चे माल के रेट को सस्ता लगाता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थी, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए G7 के प्लेटफॉर्म को, फिर बाद में G8 के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही थी। फिर होता ये है कि 70s और 80s में विश्व की अर्थव्यवस्था में और पॉलिटिकल इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज जो कि कोल्ड वॉर के दौरान, जब चाइना ने अमेरिका के धड़े में जाना स्वीकार किया और अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, एक बहुत बड़ा चेंज आया कि सडनली चाइना में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन की बाहर आ गई, और कुछ ही सालों में चाइना का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो होना शुरू हुआ बड़ी रैपिडली। यही केस कुछ भारत का है। 10-11 सालों के बाद हम भी अपनी गलतियों से सीखे और हमने भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसको किया। और हम चाइना और इंडिया दोनों से पहले जो ईस्ट एशिया के जो देश थे, इन्होंने उससे भी पहले इन एशियन टाइगर्स ने इस बात को पकड़ा, जिसमें ये साउथ कोरिया, ताइवान और इस तरह के जो देश थे, इन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे फोकस किया और अपने को ग्रो करना शुरू कर दिया। और जब इनके कॉन्सिक्वेंसेस इंप्रूव हुए, इनकी देखा देखी आसियान आगे आया, आसियान ने इंप्रूव किया, उनकी देखा देखी ईस्ट एशिया और आसियान के साथ साथ चाइना भी आगे बढ़ गया, और फिर इंडिया ने भी अपने साइज को बढ़ाया। कुछ इसी तरह से पल्ली तरफ टर्की और अन्य कुछ देश, और दक्षिण अफ्रीका, हमारे अफ्रीका में, और लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील का साइज़ बड़ा हो गया, आबादी भी बड़ी थी। बेसिकली समय के साथ जो आबादी एक वक्त में देशों का दुर्भाग्य थी, आज वो उनकी शक्ति भी बन रही है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रही है, उनकी मार्केट बड़ी हो रही है, तो वो एडवांटेज भी साबित हो गई। जबकि ये जो डेवलप कंट्रीज़ है, इनकी आबादी श्रिंक हो रही है, जो उनकी फैमिली की जो रेशो रिड्यूस हो रही है निरंतर। ये भी एक कारण है कि उनका वेट भी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में सूख रहा है। और दूसरा, मैंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो शिफ्ट हो गई थर्ड वर्ल्ड को 70s में, और आज देखें, आप कोई बोले दुनिया की मेन मैन्युफैक्चरिंग हब कौन है, वो तो चाइना है। अब वियतनाम बन रहा है या और कोई कंट्री बन रही है थर्ड वर्ल्ड की। तो डेवलप कंट्री अब ये काम नहीं करती, वो सर्विस सेक्टर तक ही लिमिट हो गई है। बल्कि हम कहें तो पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो कंट्रीज़ के डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बैरियर को तोड़ करके ग्लोबल हो चुकी है। मतलब कुछ चीज़ें इस देश में बनती हैं, कुछ चीज़ें उस देश में असेंबल होती हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। इन्वेस्टमेंट कहीं और से आती है और बिकता कहीं और जाके। इस तरह का एक व्यवस्था हो गई है। तो इसका फ़ायदा जो है, ये जो कुछ सशक्त इकोनॉमीज़ थी, विकासशील, उनको मिला, उनका साइज़ बढ़ने लगा। और फाइनली जब ईस्ट एशियन क्राइसिस आता है 1996 और 7 में, और ईस्ट एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड और इसकी करेंसीज पे मार लगती है और इन्वेस्टर वहाँ से भागने लगते हैं, तो कई संकट आने लगता है। तो इसको निपटने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ भी और डेवलप कंट्रियाँ सामने आती हैं, और आईएमएफ के थ्रू कोशिश होती है, और इसमें हमारे अमेरिका इनिशिएट लेते हैं।
पर वो बड़े इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं, काम इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता और उनको रियलाइज़ होता है सडनली कि विश्व के व्यापार में अब ये जो कल तक जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, उतना आगे नहीं मानते थे, ये आसियान कंट्रीज़, इंडिया, अपने चाइना, इनका वज़न ब्राज़ील, इनका वज़न बढ़ रहा है। इनका वज़न जो है विश्व की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में, विशेषकर इकोनॉमी में बढ़ रहा है वज़न इनका। इसीलिए उन्होंने फिर G20 की स्थापना की 1998 या 7 में। तो वो इस बात का एक्सेप्टेंस था पहली बार कि भैया अब ये इकोनॉमी हम 7-8 से नहीं चलेगी। अब ये और भी जोड़ने पड़ेंगे 12-13 देश और, क्योंकि इनका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। बिना इनके कॉपरेशन के वर्ल्ड को मैनेज करना हमारे लिए ईज़ी नहीं होगा। अगर एक और शब्दों में बात बोलूँ, नंगे शब्दों में बात बोलूँ, बेसिकली जो आज तक वर्ल्ड के डोमिनेंट पावर थे मॉडर्न वर्ल्ड में, अब उनके साथ उस क्लब में कुछ नई शक्तियाँ भी आ गई, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उनको भी साथ में मिलाने का कोशिश है कि भाई तेरे इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेंगे, तुम भी आ जाओ। अब ऐसे में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात थी, जिसमें लास्ट पायदान में खड़े हुए देशों की भलाई की बात थी, वो थोड़ी साइडलाइन हो गई है। इवन G20 में भी जो G20 के मेंबरान हैं, वो अपने इंटरेस्ट को पहले पकड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाहर देश खड़े हैं अभी भी 150, 160, 70 देश बाहर खड़े हैं, उनकी तुलना में G20 की कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को ही पकड़ती हैं। पर फिर भी आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, जो कि भारत की प्रेसिडेंसी ने दिखाया है आपको, कि G20 की प्रेसिडेंसी ने दिखाया है कि किस तरह से भारत ने अपनी लॉन्ग जो उसकी एक ट्रेडिशन रही है कि हम थर्ड वर्ल्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे थर्ड वर्ल्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए, पर जो एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी बराबरी का दर्जा हम चाहते हैं। तो किस तरह से हमने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में इन कंट्रीज़ को पहले से लूप में लिया, उसकी समस्याओं को सुना और बाद में अपनी लॉबिंग की और कोशिश की कि अफ्रीका की जो 54 कंट्रियाँ बच जाती साउथ अफ्रीका के अतिरिक्त, उनकी भी यूनियन को एटलीस्ट G20 में रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि उनकी भी डेप्थ को बढ़े। तो यहाँ इंडिया ने अपना जो एक आइडियोलॉजिकल नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, और इसमें शायद हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मैच होते होंगे भी डेफिनेटली, देखते हुए हमने इसको ब्रॉडन करने की बात कही। क्योंकि ये भी सच है, अगर मैं मानव के इतिहास के विकास को देखें तो कभी भी जो नए चेंजेस आए वो कभी न्यूट्रलिटी से नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट में ही आदमी क्लैश करके नए आइडियाज़ पैदा करता है। तो क्योंकि इंडिया की परसेप्शन अपने को देखने की, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन, उसके अपनी स्ट्रेटजी का, अपनी आइडियोलॉजिकल जो जो डेफिनेशन है, वो सेपरेट है, डिफरेंट है अन्य वर्ल्ड से। तो इसलिए हमने उसको असर्ट किया, हम उसी रियलिटी को चित्रित करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब G21 बन रहा है। देश 19 रहेंगे, पर 2 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले EU थी, अब ये अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबरान बनेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि इन कंट्रीज़ का साइज़ इतना बड़ा हो गया था इनिशियल पीरियड में 90s आते आते, कि G7 को या G8 को खुद वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और मेन मैनेजमेंट को चलाना ईजी नहीं रह गया था। इसीलिए इनको इंडक्ट किया गया उस एलीट क्लब में, जिसका नाम अब G20 हो गया है। क्योंकि जो G7 थे, अब उनमें वो मादा नहीं रह गया, और आज आप देखेंगे तो अब उनका वर्ल्ड के उसमें ट्रेड में हिस्सा और कम होता जा रहा है। और पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो कहीं नहीं घटते, पॉपुलेशन ज़्यादा इधर ही है। और जैसे आज के दौर में हो गया है, पॉपुलेशन जो आपकी वीकनेस थी, अब वो कंजप्शन और प्रोडक्शन और विशेषकर कंजप्शन के एंगल से और ह्यूमन रिसोर्सेज के एंगल से वो आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। तो ये भी G20 के विश्व की राजनीति के मेरे हिसाब से केंद्र में आने का एक कारण है। और दूसरा कारण मुझे लगता है कि UN सिस्टम में रिफॉर्म हुआ नहीं। जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो मुद्दे उठ रहे थे न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के, वो जस्टिफाई हो नहीं सके, उनके सोल्यूशन मिले नहीं। यूनाइटेड नेशन का जो अंकटैट ट्रेड एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, वो भी आगे उतनी गति से वर्ल्ड लेवल पे पिछड़े राष्ट्रों को न्याय दिलाने में असक्षम रही। तो ऐसे में आउट ऑफ द UN इंस्टीट्यूशन एक सेटलमेंट हुई है, एक अनऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल बन गया है, पावरफुल बन रहा है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बिना अब जो डोमिनेंट क्लब है उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो उनको उसका मेंबर बना दिया गया है। पर मैं फिर कहूँगा वो रेडिकल इशू की कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित करना, वो अभी भी एजेंडे से थोड़ा सा बाहर है। हालांकि ये जो अफ्रीकन यूनियन की जो इसमें
एंट्री हुई है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले समय में समझ आएगा। और बेसिकली G20 इस बात का भी परिचायक है कि विश्व की राजनीति के पटल से जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो डोमिनेंस रही मॉडर्न टाइम में, यूरोप और अमेरिका की जो डोमिनेंस रही, उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका है और सिमल्टेनियसली ब्रिक्स का राइज तो हम देख ही रहे हैं। तो ये सब इसी ओर इंगित कर रहा है कि 21वीं सेंचुरी के अंत होते होते जो आज विश्व की अर्थव्यवस्था की राजनीति का जो केंद्र है, जगह, संस्थान, वो अपना प्लेस खो देंगे। ये परिवर्तन ही विश्व की राजनीति का एक परिवर्तन ही जीवन का एक नियम है। जैसे 17वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में चाइना, इंडिया वर्ल्ड के मेन पावर सेंटर्स थी, फिर यूरोपियन कॉलोनिज्म आया, फिर पावर सेंटर चेंज हुआ, अब दोबारा से शायद शिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हॉरिजन पे है। धन्यवाद।